बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे लग रहे हैं आपको नावल? सॉरी, मैं मसरूफ़ियत की वजह से मैं लेट रिप्लाई करती हूँ कमेंट्स का, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं वापस अपनी बैक टू माय रूटीन मतलब आ जाऊँगी और सबको साथ के साथ कमेंट्स के रिप्लाई करती रहूँगी। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है मुमताज़ कमल का एक अदा थी। ये बेसिकली कज़न बेस्ड नावल है। बहुत ही रूड हीरो है, डॉक्टर है और बहुत फ़नी सी चिट चैट होती है दूसरे कज़न्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुमताज़ कमल का एक अदा थी ये। एक शोर एक हंगामा सा बरपा था। उसे पढ़ने के लिए जिस यकसुई की ज़रूरत थी वो मफकूद होकर रह गई थी। उसने फिर भी दिमाग को हाजिर रखते हुए किताब पर नज़रें मरकूज़ करने की कोशिश की, मगर ला हासिल। उसने किताब बंद करके टेबल पर पटकी और सर कुर्सी की पुष्ट से टकाकर असाब को ढीला छोड़ दिया और इंतज़ार करने लगा कि बाहर से आती आवाज़ें बंद हों तो दोबारा किताब खोले, मगर बाहर होने वाला शोर बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ गया और अब तो अम्मा की आवाज़ भी आ रही थी। वो कुर्सी धकेलकर खड़ा हो गया और तन फन करता हुआ दरवाजे में जा खड़ा हुआ। अम्मा अम्मा देखी ना, इसने मुझसे कहा मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाया हूँ, हाथ फैलाओ। और मैंने जब हाथ फैलाया तो उसने मेरे हाथ पे छिपकली रख दी। जरताज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो कांप भी रही थी, जबकि हारिस, सोबिया और रिदा पेट पकड़े बेतहाशा हंस रहे थे। गुज़श्ता 10 मिनट से होने वाला हंगामा इसी वजह से था। जरताज की हवलनाक चीखों ने अज़म के दिमाग की चूल्हे तक हिला डाली थी। अम्मा ने आस्तीन से नाक और आंखें पूंछती जरताज को सीने से लगा लिया। हारिस के बच्चे, खुदा तुझे समझे, देख तो बच्ची का दिल कैसा धड़ धड़ कर रहा है। अम्मा ये देखो, ये छिपकली है नन्ही सी। हारिस ने दुम पकड़कर छिपकली अम्मा के आगे लहराई तो अम्मा बेचारी भी दहल कर पीछे हो गई। बच्चे दोबारा खी खी करने लगे। कैसी नापाक चीज को पकड़ रखा है, छी गंदा, जाओ फेंको इसे और जाकर अच्छी तरह से हाथ धो। अम्मा नकली है, रबड़ की। हारिस शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला। अजमदान कचकचाते हुए वापस कमरे में चला आया। ये एक दिन की बात नहीं, यहाँ तो रोज का मामूल था। जिस दिन से ये मुसीबत की पोट अज़म के ख्याल के मुताबिक इस घर में आई थी, घर में जो सुकून था वो भी दरहम बरहम हो गया था। पहले ही बच्चों की तादाद क्या कम थी, आधा दर्जन बच्चे थे जो घर को हम वक्त मैदान जंग बनाए रखते थे। जरा जो सुकून हो, घर में छोटा सा घर और 8 अफराद का कुंबा। फिर अम्मा बहन के फोत होने के बाद जरताज को भी उठा के ले आई। जब वो अम्मा के साथ आई तो 10-11 साल की थी। अव्वल दर्जे की अहमक और बुज़दिल लड़की, सांवला रंग और मरगला सा वजूद। उसके आने पर सबसे ज्यादा एतराज अज़म को ही हुआ था। वो इंतहा दर्जे का पढ़ाकू बच्चा था। शुक्र है कि अनक नहीं लगी थी। और जिस जमाने में जरताज उनके घर आई थी वो नवी में था। शुरू से ही उसका रुझान मेडिकल की तरफ था। वो हार्ट सर्जन बनना चाहता था और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। घर में कुल 3 तो कमरे थे, जिसमें से एक तो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता। बाकी के दोनों कमरों में हर वक्त बच्चों का आना जाना लगा रहता, बल्कि पूरे ही घर को ही छोटे बहन भाई अखाड़ा बनाए रखते थे। आज़म तो पढ़ने के लिए कोने खुदरे ही ढूंढता रह जाता और फिर सितम ये कि माँ जरताज को ले आई। उसके आने पर अज़म ने तो बाकायदा वावेला मचाया था। क्यों लेकर आई हैं आप इसे? उसके चचा वगैरह ले जाते। अम्मा ने हैरान होकर उसे देखा। ए बच्चे, तुझे क्या तकलीफ है? इतना छोटा सा घर, इतनी कम आमदनी है अब्बा की, हम लोगों को ही पूरा नहीं पड़ता। आप एक और मुसीबत उठा कर ले आई हैं। उसने मुंह बनाते हुए कहा। घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। और बेटा, वो जो कुछ खाएगी अपने नसीब का खाएगी, तेरे हिस्से से नहीं खाएगी। मगर अम्मा, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी कहा तो जा जाकर अपनी किताबों को चाट। अजीब माँ थी, बच्चे का इस दर्जे किताबों पर तवज्जो देना भी उन्हें खुलता था। और ये बात कुछ यूं सही भी थी कि वो घर का बड़ा बेटा था, थोड़े बहुत बाहर के काम निपटा सकता था। मगर तौबा करो, जहाँ अम्मा ने कहा जा जरा बाजार से सब्जी ला दे, जवाब मिलता मैं पढ़ रहा हूँ अम्मा, हारिस से मंगवा ले। ये बिल जमा करवा दो, मैं पढ़ रहा हूँ। दाल ला दो, पढ़ रहा हूँ। आटा लाना है, मैं पढ़ रहा हूँ। छोटी बहन को बहलाओ, मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर अम्मा खुद ही सर पर बोरका डालकर गली गली सौदा लाने के लिए रुलती रहती। हर छोटे से छोटे काम के लिए उन्हें खुद ही बाजार के चक्कर लगाने पड़ते। इसे चाहिए था अच्छा खाना, अच्छा पहनना और पढ़ने के लिए पुरसुकून माहौल। अव्वल जिक्र दोनों ख्वाहिशें तो किसी न किसी तौर रो पीट कर पूरी हो जाती, मगर तीसरी ख्वाहिश के लिए वह बस दिल महसूस कर रह जाता, या फिर इम्तिहानों के दिनों में अपने दोस्तों के घर का रुख करता, जिसके घर काफ़ी जिसके घर काफ़ी बड़े थे। वो जिस माहौल में रहता था उसे हमेशा
कबीदा खातिर नजर आता। अब्बा का दुकान पे बैठना उसे एक आंख ना भाता। काश कि मेरा बाप भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होता या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम होता, कितनी इज्जत होती सब लोगों के सामने। वो हजरत से सोचता, उसे एक ही लगन थी बल्कि जुनून था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और माशरे में एक बुलंद मकाम हासिल करे, और फिर लोग उसे रशीद परचून वाले के बेटे कहने के बजाय डॉक्टर अजमुल हक के नाम से पहचाने। सो वो ये मकाम हासिल करने के लिए तन मन धन से जुटा हुआ था। ज़हीन भी था, इसलिए हमेशा इम्तियाजी नंबर से पास होता। बाकी दूसरे बच्चे तो पढ़ाई में बस नॉर्मल ही थे। जरताज भी उन्हीं बच्चों जैसी थी। उसे इस घर में आए साल होने को आया था, मगर अज़्म ने उसे भी अभी तक घर का फर्ज तस्लीम नहीं किया था। बाकी की दोनों बहनें और भाई उसे अपनी बहन समझते थे, मगर हारिस की तो उसके साथ गाढ़ी चिंती थी। हारिस उसका ख्याल भी खूब रखता और नोक झोंक भी खूब करता और सताता भी बेपनाह। वो जितनी डरपोक थी, हारिस उसे इतना ही डराता, कभी छिपकली से, कभी कॉकरोच से, और कभी तरह तरह के मास्क लगाकर उसके हाथ से चीजें छीन झपट कर वो खा जाता। जरताज रोती चिल्लाती रह जाती और वो सारी चीज की सारी चीज हड़प कर जाता। रोज शाम को बड़े से बरामदे को स्टेडियम बना दिया जाता और पूरे जोशो खरोश से क्रिकेट खेली जाती। एक उद्धम एक हंगामा बढ़ता रहता जब तक आजम बिल्कुल बाहर निकलकर इन सब के दो दो झांपड़ रसीद न करता। हंगामा सर्द न होता। हारिस तो खिसक जाता। जरताज और छोटों की शामत आ जाती। दो चार दफा तो उसने जरताज को भी थप्पड़ जड़ दिए थे, और ऐसा करके उसे हर दर्जा सुकून मिलता था। उस दिन वो पर्चा देकर आया था, हालांकि सब कुछ याद था। अच्छी खासी मेहनत भी की थी, मगर फिर भी कोई कमी सी रह गई थी। जो पर्चा उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं हुआ। वो चिड़चिड़ा सा हो रहा था। अपने आप से उलझते हुए वो घर आया और घर के अंदर कदम रखते ही जरताज बेगम से सामना हो गया। हारिस ने जरताज की गुड़िया तोड़ दी थी और वो मुंह फाड़कर रो रही थी। 11 साल की लड़की, कुछ तो अकल होना चाहिए। ये क्या कि हर वक्त या तो गला फाड़ कर रोते रहो हुए मिलेगी, या फिर चीख चीख कर बेसुरे बेतुके गाने गाते हुए। एक तो गर्मी, फिर पर्चा खराब होने का गम, और फिर नापसंदीदा तरीन हस्ती का शोरगुल। वो भिन्ना गया। मुंह बंद करो अपना, वो जोर से चीखा। जरताज ने गड़बड़ाकर दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए दाएं हाथ में पकड़ी हुई गुड़िया उसके आगे कर दी। ये देखें भाई, हारिस ने मेरी गुड़िया की टांग तोड़ दी। मैंने जेब खर्च जमा करके ये बारबी ली थी, उसने हिचकियां लेते हुए कहा। एक हाथ से बारबी झपट कर अजम ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और उसे दूर उछाल दिया। बहुत अच्छा किया उसने, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जरताज को तो गोया दम ही निकल गया। वो रोना चाहती थी, मगर अजम के डर की वजह से रो नहीं सकती थी, इसलिए मुंह और आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। ये कोई तुम्हारी गुड़िया खेलने की उम्र है? मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो, माँ के साथ काम किया करो। खालिद सौतेली माँ वाला जुमला बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हारिस जो भाई को देखते ही छुप गया था, उसकी गुड़िया उठाई फिर आ मौजूद हुआ। उसे देखते हुए जैसे जैसे ही जरताज ने मुंह खोलना चाहा, हारिस ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार रोना नहीं, भाई आकर तुम्हारा गला दबा देंगे। और सॉरी यार, मैंने तो मजाक किया था। ये भाई तो बिल्कुल जिल्लाद है। मैं तुम्हें कल ही नई बारबी ला दूंगा। उसकी बेचारी सी शक्ल देखकर हारिस को रहम आ गया। प्रॉमिस? यस प्रॉमिस, उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। जरताज ने सोबिया रिदा के स्कूल में एडमिशन ले लिया था। सोबिया रिदा तीसरी क्लास में थी, जबकि उसने 5वीं में एडमिशन लिया था। वो दाखिल होने को तो हो गई थी, मगर उसे पढ़ाई से दिलचस्पी बराए नाम ही थी। पता नहीं किस तरह रो पीट कर 5 क्लासें पास की थी। हर वक्त भाग दौड़ करना, पड़ोसियों के दरख्त से अमरूद तोड़कर खाना, सोबिया रिदा के साथ बेहंगम कह कहे लगाना, मुख्तलिफ किस्म के फजूल खेल खेलना, या फिर लंबी तान कर सो जाना, ये थे उसके पसंदीदा मशागिल। अजम ने तो उसे कभी किताबों को हाथ लगाते नहीं देखा था। सोबिया रिदा तो फिर भी पढ़ लेती थी, जबकि हारिस और वो तो स्कूल भी मारे बांधे जाते। सुबह उठकर तैयार होना ही उसके लिए अजाब था। अम्मा 10 आवाज़ें देती तब कहीं जाकर वो उठती। यूनिफॉर्म पहनकर जब वो नाश्ते के लिए सबके साथ बैठती तो भाड़ सा मुंह खोलकर जमाइयों पर जमाइयाँ लिए जाती। उसकी हर जमाई पर अज़म का 1 किलो खून जल जाता। उसके लिए नाश्ता करना दोपहर हो जाता, मगर उस वजह से दिल मारकर बैठा रहता कि अम्मा कुछ ज़्यादा ही उसकी लाड उठाती थी। ये कहकर यतीम बच्ची है बेचारी। खुदा खुदा करके अज़म के पेपर ख़त्म हुए और पूरे घर में जो एक तनाव सी कैफियत थी वो ख़त्म तो ना हुई, मगर उसमें कुछ कमी ज़रूर वाक़या हो गई थी। आए भाई क्रिकेट खेलते हैं। अज़म का मूड कुछ खुशगवार देखकर हारिस से पेशकश की। वो भी फारिग की था, चुनाचा तैयार हो गया। बरामदे में विकेटें वगैरह सब तैयार थी। सोबिया रिदा और जरताज अपनी अपनी पोजीशन संभाले खड़ी थी। बच्चों का दिल रखने के लिए वो खेलने तो आ गया, मगर जरताज को देखकर उसका मुंह कड़वा हो गया। और सब बातों में खा वो सब सिफर होंगे, मगर क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे। जरताज की बॉलिंग का तो जवाब नहीं था। उस वक्त वो अजम को बॉलिंग करवा रही थी, जब अजम ने छक्का मारने के लिए जबरदस्त हिट लगाई। चक्का तो नहीं, अलबत्ता सीधी जाकर जरताज के मुंह पर लगी तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। रिदा, सोबिया और हारिस परेशान होकर उसकी तरफ दौड़े।
जबकि वो वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। हस्बे मामूल वो गला फाड़ कर रो रही थी। अम्मा भी किचन से निकल आई। खून देखकर वो घबरा गई। उसे पकड़कर नलके के पास लाते हुए बुलंद आवाज में अपने बच्चों को कोस रही थी। भाई, आपने जानबूझकर उसे बाल मारी है ना? हारिस कहाँ छोड़ने वाला था, उसके सामने आ खड़ा हुआ। पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों जानबूझकर मारूंगा? उसने झपट कर कहा। मुझे पता है आप उससे चिढ़ते हैं। आपने जानबूझकर उसे बाल मारी है। दिमाग सही है तुम्हारा? मैंने तो छक्के के लिए हिट लगाई थी। जरताज का मुंह सूज गया था। अम्मा उसे डॉक्टर के पास ले गई और जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आई तो वो भी यही सवाल किए उसके सामने खड़ी हो गई। ला हौल वला कुव्वत। वो भिन्ना गया। खुदा की कसम अम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसे। अच्छा नहीं मारा होगा, ये तो हकीकत है ना कि तुम इस बच्ची से खामखा चिढ़ते हो। खामखा नहीं चिढ़ता, वो हरकतें ही ऐसी करती है। क्या करती है मसलन? हर वक्त उछल कूद, रोना चिल्लाना, ऊंची आवाज में गाने गाना। ये उम्र है उसकी ऐसी हरकतों की? बूढ़ी नहीं है जो संजीदगी का चोला पहन ले। 11-12 साल की तो है। रिदर सोबिया भी तो है, इससे छोटी ही है। वो तो नहीं करती इतनी हुल्लड़बाजी। उससे एक और नुक्ता उठाया। करती हैं, वो भी क्यों नहीं करती? बस तुम्हें नजर नहीं आता इसलिए कि तुम सिर्फ उससे खार खाते हो। हर वक्त उसके मुतालिक मनफी अंदाज में सोचते रहते हो। उसकी हर बात को नोट करते हो। बेचारी की माँ नहीं है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है। कैसे उसे सुतेली माँ के रहमो करम पर छोड़ दूँ? 2 वक्त का खाना खाती है। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ती। उम्र के साथ साथ अकल भी आ जाएगी, अम्मा ने समझाया। मगर अज़म को तो जैसे पुख्ता यकीन था कि उसे अकल कभी नहीं आएगी। इंटर में अज़म के 85% नंबर आए थे। वो टेस्ट में भी कामयाब हो गया था। सो इससे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सभी लोग खुश थे। खुद उसकी अपनी खुशी का भी तो कोई ठिकाना ही ना था। अब उसे अपना रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था। उसके अज़ाइम और हौसले में मजीद इजाफा हो गया था। इन दिनों वो अपनी ज़ात में गुम और बहुत मुतमईन नजर आता था। रमज़ान शुरू होने वाले थे। अम्मा बच्चों के लिए रमज़ान से 5-6 दिन पहले ही ईद की खरीदारी कर लिया करती थी। हाँ, चूड़ियाँ, चप्पल और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें रमज़ान के आखिरी दिनों में ही बच्चों को साथ ले जाकर दिलाती। तीनों बच्चियों के लिए वो 2-2 जोड़े कपड़े लाती और 6 अदद जोड़े अम्मा ने अज़म की नज़रों के सामने सरताज के आगे रख दिए थे कि पहले वो अपने लिए कपड़े पसंद कर ले। रिदा और सोबिया भी वही मौजूद थी। वो बड़े इश्तियाक के साथ कपड़े देख रही थी। सरताज ने बड़े मज़े से ऑरेंज और पैरेट ग्रीन कलर के सूट उठा लिए। सब जोड़ों में वही दोनों जोड़े सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। दोनों बच्चियां हसरत से उसके हाथ में पकड़े जोड़े देख रही थी और वो इतराते हुए उठी और एक भरपूर मुस्कुराहट जलते बुनते अज़म की तरफ उछाली। अज़म की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। वो बल खाकर उठा था। अम्मा, ये क्या नाइंसाफ़ी हद करती हैं? आप भी लोग अपनी औलाद को आगे रखते हैं और आप अपनी बच्चियों को डिग्रेड करके इस नाशुक्री लड़की को आगे कर रही हैं। इन कपड़ों पर पहला हक मेरी बहनों का है। पहले मेरी बहनें कपड़े पसंद करेंगी, फिर इसको कपड़े मिलेंगे। जरताज के हाथ से कपड़े झपट कर उससे अम्मा के आगे फेंक दिए और भगता झकता कमरे से निकल गया। अम्मा उसकी इस अंदाज पर हक्का बक्का सी बैठी थी। जबकि जरताज के खाली हाथ वहीं हवा में मौलिक रह गए। अम्मा उठ के उसके करीब आ गई। दिल छोटा ना कर जरी, ये कपड़े तेरे ही हैं। रिदा और सोबिया को तो अपने अपने जोड़े बहुत पसंद आए हैं। अजब तो बेवकूफ़ है। हाँ हाँ बाजी, हमें अपने कपड़े बहुत पसंद आए हैं। वो बच्चियां भी साबिर और शाकिर बच्चियां थी। खाला अम्मी, मैंने तो सिर्फ भाई को चढ़ाने के लिए ये दोनों जोड़े उठाए थे, वरना आप मुझे जो जोड़ा देंगी मैं वो ले लूंगी। ये पैरेट ग्रीन सूट तो सोबे पर बहुत अच्छा लगेगा और ऑरेंज कलर रिदा पर सूट करेगा। सुबह को सारे बच्चे स्कूल सुधारे। अब्बा दुकान पर चल गए। घर में अम्मा और अज़म ही थे। अज़म की क्लासें भी शुरू नहीं हुई थी। अम्मा उसके लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाई थी। वो बरामदे में तख्त पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। हमारे नाश्ते की चीज़ के आगे रखी और खुद भी उसके सामने बैठ गई। अज़म ने अखबार पर से निगाह उठाकर उन्हें देखा। वो जैसे कुछ कहना चाह रही थी। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना है क्या? नवाला तोड़ते हुए उसने पूछा। क्या कहूँ बच्चे, तुझसे कुछ कहना पत्थर से सर टकराने के मुतरादिफ है। तुझ पे मेरी बातों का असर ही नहीं होता। अम्मा ने एक ठंडी आह भरी। क्यों अम्मा, ऐसी क्या बात हो गई? रात तो तूने कितनी बुरी हरकत की, किस तरह बच्ची का दिल दुखाया। एहसास है तुझे? मैंने दिल दुखाया बच्ची का? हाथ में पकड़ाने वाला उसे प्लेट पे पटक दिया। इस बच्ची को नहीं देखती कैसी हरकतें करती है, कितनी ज्यादा खुद गर्ज है। किस तरह अपना हक समझकर कपड़े उठा लिए, जरा मुरब्बत और लिहाज ना किया। और आप हम सब की हक तलफी करती हैं। हर अच्छी चीज पहले हर अच्छी चीज पहले उसके आगे आती है, फिर हमें मिलती है। सालन सबसे पहले आप उसके लिए निकाल कर रखती हैं। फ्रूट उसके लिए अलग निकाल कर रखा जाता है। क्या हम उसके टुकड़ों पर पड़ रहे हैं? लगता है हम सब आपके ही सुतेले हैं। और वो आपकी सगी सगी है। उल्टी गंगा बह रही है यहाँ तो। वो पूरा का पूरा जला बैठा था। क्या फ़ायदा तेरा इतना पढ़ने का? क्या यही सब पढ़ाया जाता है तुझे? क्या तुझे नहीं पता है कि यतीम के क्या हकूक़ होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन यतीम के सर पर हाथ रखने वाला और और मैं इस तरह होंगे जिस तरह की शहादत की और दरमियान वाली उंगली। तू तू क्या समझता है?
मुझे नहीं पता अपनी औलाद के हकूक़ का, मगर अज़म मैं यतीम के मामले में अपने अल्लाह से डरती हूँ। कहीं भी कभी भी उसकी दिल आज़ारी ना हो जाए। जिस बच्ची की माँ नहीं, बाप उसके लिए जीते जी मर गया, पूछता तक नहीं, वो बच्ची यतीम ही हुई। मैं अगर उसके साथ मेहरबानी का सलूक करूँगी तो अल्लाह उसके सिले में मेरे बच्चों को फल देगा, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, उनके मर्तबे बुलंद करेगा। तुझे क्या पता कि जब मैं उसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे अपनी छोटी बहन कितना याद आती है, वो जो जवानी में फौत हो गई और कितनी मुफलिसी में उससे ज़िंदगी बसर की। अपनी बहन की तरह मैं उसकी बेटी को तरसते नहीं देख सकती। मेरा दिल चाहता है सारी दुनिया की खुशियाँ उसके आगे ढेर कर दूँ और उसे कांटा भी ना चुभने दूँ। अम्मा की आंखें झिलमिला गई, मिलाकर उसने ज़रताज से चिढ़ना छोड़ दिया, उसका सामना भी कम करने लगा। वैसे भी अब उसके पास फुर्सत के लम्हात कम ही होते हैं। 8वीं क्लास में ज़रताज के नंबर पर्चों में तो अच्छे खासे आए, अलबत्ता इंग्लिश में बहुत कम नंबर थे। फेल होते होते रह गई और इस बात का उसे बेहद रंज था। हालांकि आज़म के ख्याल में वो चाहती तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकती थी, क्योंकि उसके पास फुर्सत थी। घर के छोटे मोटे काम रिदा और सोबिया कर देती थी, जबकि खाना अम्मा पकाती थी, कपड़ों की धुलाई वगैरह भी वहीं करती थी। बज़ाहिर तो अज़म को यही नज़र आता था कि वो फारिग होती है, मगर हकीकतन ज़रताज स्कूल से आकर अम्मा का अच्छा खासा हाथ बिटा देती थी। अब्बा आते तो भाग भाग कर उनके काम करती, उन्हें चप्पल देती, नहाने के लिए पानी गर्म करके देती, खाना उनके आगे रखती, रात को उनकी टांगें दबाती, मगर अज़म के सामने वो जानबूझकर खुद से उठकर पानी भी ना पीती। अज़म को इसी बात का गुस्सा था। कम नंबर आने पर अम्मा ने उसे मलूल सा देखा तो उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर अज़म उसे 1 घंटा पढ़ा दे तो कितना अच्छा। जब उन्होंने अज़म से ये बात कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई खुद इतनी टफ है बेटा, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। नहीं अम्मा, अव्वल तो मेरे पास वक्त नहीं, दूसरा ज़रताज जैसी बेढंगी लड़की को तो मैं कतई नहीं पढ़ा सकता, उसने कतई लहजे में कहा। क्या फिर मैं उसे ट्यूशन पढ़ने के लिए दूसरे घरों में भेजूँ? मुझे नहीं पता, उसने कंधे उचकाए। अम्मा को उसके लापरवाह अंदाज पर एकदम गुस्सा आ गया। क्यों नहीं पता? क्या तुम उसके उस घर के फर्द नहीं हो? छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना तुम्हारा फर्ज है। क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई का जो छोटे बहन भाइयों के काम ना आ सके? बस कह दिया मैंने, शाम 7 से 8 बजे तक हारिस और जरताज को ट्यूशन देनी है, चाहे तो फीस भी ले लेना। अम्मा का नादिर शाही हुक्म जारी हुआ और अज़म भिन्ना कर रह गया। बहरहाल हुक्म तो मानना ही था। दूसरे दिन शाम 7 बजे ज़रताज के साथ साथ हारिस भी ऊपर उसके कमरे में मौजूद था। कमेटी वगैरह डालकर अम्मा ने हारिस और उसके लिए ऊपर कमरा बनवा दिया था, जहां वो दोनों सोते तो थे ही, अज़म सुकून से के साथ बैठकर पढ़ भी लिया करता था। अज़म वॉशरूम से बाहर आया तो देखा वो दोनों नहायत तमीज़ के साथ कारपेट पर अपनी किताबें लिए बैठे थे। वो अम्मा ही क्या जो अपनी बात ना मनवा ले। दिल ही दिल में उनसे लड़ते हुए उनके आगे बैठ गया। कापी दो मुझे, इंग्लिश की लट मारने वाले अंदाज था। जरताज ने फटाफट कापी उसे पकड़ा दी। जो जो वो सफ़ात पलटता जा रहा था उसका खून खोलता जा रहा था। इतनी गंदी राइटिंग, लगता था दूसरी जमात की बच्ची हो। और फिर ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियाँ। हारिस का भी यही हाल था। तुम लोग स्कूल क्या झाड़ू लगाने जाते हो? उसने जलकर पूछा। क्यों भाई? हारिस ने मनाया। ये तुम्हारी कापी है, इससे अच्छी तो KG 2 के बच्चों की कॉपी होगी। खामखा ही इतनी भी अंधी नहीं चल रही। हारिस बड़बड़ाया। तमीज़ से बैठो, ये उल्टी सीधी बकवास नहीं चलेगी। संजीदगी से पढ़ना तो पढ़ो, वरना चलते फिरते नजर आओ। ये हारिस और जरताज की मजबूरी थी कि वो दिल पर जबर करके वहीं बैठे रहे थे, वरना उस जैसे सड़ेल मिजाज आदमी से कौन पड़ता। जरताज उसके सामने आकर बैठने लगी तो न चाहते हुए भी वो उसके हुलिये पर गौर करने लगा। अजीब उल जुलूल सा हुलिया होता था उसका। दुपट्टा पीला तो कमीज हरी और शलवार काली। मुंह भी पता नहीं धोकर आती थी कि नहीं। बाल कभी तो कंघी किए होते और कभी घोंसला सा सर लिए आ जाती, और ज़रा कोई बात समझ में ना आती तो सर खुजाना शुरू कर देती। अज़म को घिन सी आ जाती। 10 दफ़ा उसे टोक चुका था। हद है गंदगी की। इसी वजह से वो उसके हाथ से कोई भी चीज़ लेकर खाना पसंद नहीं करता था। दिमाग में भी तब भूस भरा हुआ था कि मुश्किल से ही कोई बात समझ में आती। ज़ाहिर है जिस दिमाग में चिलबिलापन, फिल्में और रसाले घुसे होंगे, वहाँ तालीम का या दरसी किताबों का क्या गुजर। इन दोनों को ग्रामर समझा समझा कर अज़म का दिमाग थक जाता। ज़ाहिर है जिस दिमाग में चुलबुलापन, फिल्में और रसाले घुसे हों, वहाँ तालीम का या दरसी किताबों का क्या गुजर। इन दोनों को ग्रामर समझा समझा कर अज़म का दिमाग थक जाता। उस दिन भी वो उसे टेंस का इस्तेमाल समझा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार भी जब उससे गलती की तो मारे तैश के अज़म ने उसके रुखसार पर थप्पड़ जड़ दिया और हंसपे मामूल उससे भाड़ सा मुंह खोलकर रोना शुरू कर दिया।
शटअप, खामोश रहो, मुंह बंद करो, वो चीखा। हारिस मुंह खोले ये सारी कार्रवाई देख रहा था। सरताज ने काफी उठा के अज़म के मुंह पर मारी और पाँव पटकते हुए चली गई। अज़म उसकी हिम्मत पर हक्का बक्का रह गया, जबकि हारिस इस सूरत हाल से खूब हंस उठा रहा था। उसका दिल चाह रहा था सरताज की जुर्रत पे उसे खराज तहसीन पेश करे और भंगड़ा डाले। तुम क्या हिम्मकों की तरह मुंह उठाए बैठे हो, मजमून याद करो अपना। वो पलट कर उस पर चीखा। खिसियानी बिल्ली, खंबा नोचे, हारिस ने दिल ही दिल में कहा। बाद में अज़म ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ जान छूट गई। अब वो पढ़ने तो नहीं आएगी, मगर उस वक्त उसके ढीठ पुने पर हैरान रह गया जब दूसरे दिन वो ठीक 7 बजे उसके कमरे में मौजूद थी। सॉरी सर, मैं अपने कल वाले रवैये पर शर्मिंदा हूँ। उसके घूरने पर सर झुकाए झुकाए कहा। यूँ पढ़ाने को वो उसे पढ़ा देता था और वह थोड़ा बहुत ताउन अब भी करने लगी थी, मगर उसने ना कभी उसका रिजल्ट पूछा, ना ही कभी उसे ये मालूम किया कि मैट्रिक के बाद वो किस कॉलेज में एडमिशन लेगी। इन दिनों इतनी मसरूफियत हो गई थी कि उन दोनों को पढ़ाने के लिए वो मुश्किल ही वक्त निकाल पाता। मुश्किल से 7-8 महीने ही उसने पढ़ाया था। उसका शुमार ऐसे लोगों में होता था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के मुतालिक सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता। वो तन मन धन से पढ़ाई में लगा हुआ था और फिर आखिरकार वो डॉक्टर बन गया। हाउस जॉब भी मुकम्मल हो गई तो उसने अब्बा से बाहर जाकर पढ़ने की जिद शुरू कर दी। अब्बा बेचारे कहाँ से इतना पैसा लाते, मगर वो रोज़ ही रात को अब्बा की टांगे दबाते हुए एक ही रट लगाए रखता। अब्बा, मुझे अमेरिका जाकर स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे हार्ट सर्जन बनना है, प्लीज़ अब्बा किसी तरह बंदोबस्त कर दे, या फिर अम्मा के गले का हार बनता। अम्मा कुछ करे ना, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तौबा कर बच्चे, MBBS डॉक्टर बन गए, बस काफ़ी है। अब अपने अब्बा का हाथ बटा, ज़िंदगी और मौत का क्या सवाल है। अम्मा, आप नहीं चाहती कि मैं माशरे में बुलंद मकाम हासिल करूँ, अपने बाप दादा का नाम रोशन करूँ। एक आम सा डॉक्टर क्या कर सकता है, जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। प्लीज़ अम्मा, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे जेवरात बना कर दूंगा। तो तेरी नज़र मेरे जेवर पर है। अम्मा ने उसे घूरा। वो गड़बड़ा सा गया। यूँ रखे रखे जेवर किसी काम भी तो नहीं, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा फिर मैं। अच्छे वक्तों में अम्मा ने अच्छा खासा जेवर बनाया था, बहुत शौक था उन्हें जेवरात का। तकरीबन 1-1.5 लाख का तो होगा उनके पास। बेटे की इस तरह कहने पर खफा ज़रूर हुई, मगर फिर बेटे की मिन्नत समाजत ने उन्हें राम कर ही लिया। कुछ रकम का बंदोबस्त अब्बा ने कर दिया और वो बड़े जोशो खरोश से अमेरिका जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। जब वीज़ा आने वाला था तब अम्मा ने एक नया शोशा छोड़ा। अम्मा के मुतालबे पर वो हक दक रह गया। क्या कह रही हैं आप। हैरत से उसकी बड़ी बड़ी आंखें फटने को हो गई। या मैं यानी डॉक्टर अज़मुल हक ज़रताज के साथ। ओ नो नेवर अम्मा, ये सरासर फाउल है, नामुमकिन सी बात है। आप 100 जूते मेरे सर पे मार लें मगर ऐसी बात ना करें। कहाँ मैं कहाँ, ज़रताज नाम लेते हुए उसका हलक तक कड़वा हो गया। क्यों, क्या फ़र्क है तुम दोनों में। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। वो मुझसे पूरे 6 साल छोटी है और फिर मैं उसे कतई पसंद नहीं करता। उसकी बचकाना हरकतें, छिछोरे अंदाज नहीं, हरगिज़ नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए कह रहा था। तुम कोई शहजादे नहीं हो या आसमान से नहीं उतरी हो। अल्लाह ने एक मरतबा एक मकाम दिया है तो उसका शुक्र अदा करो, ना कि दूसरे बंदों की तौहीन करने लगो। मैं अपना जेवर यूं ही तो नहीं दूंगी। जब तक तुम मेरी बच्ची को ना अपनाओगे मैं तुम्हें जेवर की हवा भी ना लगने दूंगी। आपकी बच्ची और मैं क्या हूँ आपका। अम्मा के अल्फाज से उसे हकीकतन धचका लगा। तुम भी मेरे बेटे हो, मगर नाफरमान और खुदगर्ज बेटे हो, और अगर अच्छे बेटे हो तो हुक्म मानो माँ का। अम्मा, और चाहे जो मर्जी मनवा ले, मगर प्लीज़। वो रोहांसा हो रहा था। देखो ये प्लीज़ प्लीज़ रहने दो, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर जाना चाहते हो तो जाने से 1 हफ्ता पहले तुम्हारा ज़रताज से निकाह होगा, वरना फिर बैठे रहो आराम से यहीं। बड़ा हतमी अंदाज था। अम्मा ने उसे जिज्ज होकर अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। किस मुश्किल में डाल दिया था अम्मा ने। ना निगलते बन रही थी ना गुलते। ज़रूरी तो नहीं है कि निकाह जाने से पहले ही हो, बाद में भी आकर हो सकता है। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। आखिरकार थक हाकर कहा। और भागना किसे कहते हैं। ना बेटा ना, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, सब समझती हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि जो कह दूँ पत्थर पे लकीर होता है। 2-4 दिन सोचो फिर जवाब देना। माई फुट। इंतहाई तैश के आलम में उसने मेज़ के पाई को लात मारी। नतीजतन चोट लगने पर खुद ही कराहने लगा। तीसरे दिन ही इसने अम्मा की रजा पर सर झुका दिया, और किस दिल से राजी हुआ था ये वही जानता था। जितनी बार उसे सरताज के हवाले से कोई अच्छा तस्वर लाना चाहा, उसके सामने उसका उल जलूल हुलिया ही आया। बुरी तरह सर खुजाती, हाथ में रोटी और रोटी पर अचार रखकर चटखारे ले लेकर खाती हुई, गंदे कपड़ों उलझे हुए सर के साथ भाग दौड़ मचाती। भला वो इस काबिल थी कि डॉक्टर अजमल हक की शरीक सफ़र बने। नामुमकिन। अम्मा क्या समझती हैं, क्या मैं किसी एजाज़ की तरह उसे अपने सीने पर सजा के रखूँगा। अमेरिका पहुंचते ही तलाकनामा ना भिजवाया तो मेरा नाम भी अज़मुल हक नहीं। ज़रताज फिलहाल मंजिल से गायब हो चुकी थी, उसे नज़र ही नहीं आई थी, वरना उससे लड़ झगड़ कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। पता नहीं फसाद की जड़ कहाँ गई हुई थी। उसकी रजामंदी के बाद ही निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। 2-4 करीबी अजीज़ों में दावतनामे तकसीम किए गए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की गई, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला, और उधर उसका वीज़ा आ गया, उधर उसका निकाह ज़रताज से हो गया। जिंदा दिलो खुश मिजाज तो वो पहले भी नहीं था, मगर इन 2-3 हफ्तों में तो अजीब कटखन्ना सा बन गया था।
ज़रा ज़रा सी बात पर काट खाने को दौड़ता। सारे ही बहन भाई सहम से गए थे, फिर भी इस खुशी के मौके पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जब तक अज़म घर में ना होता, बहनें ढोलक बजाती, गाने गाती, हारिस और फरमान डांस करते, मगर अज़म के घर में दाखिल होते ही हर तरफ खामोशी छा जाती। चंद अजीज़ों की मौजूदगी में निकाह हुआ, दोनों को बराबर में भी बिठाया गया। अज़म ने अम्मा के कहने पर नए कपड़े भी पहने थे, मगर मुंह उसका गुब्बारे की तरफ फूला हुआ था। ज़रताज को पूरी तरह दुल्हन बनाया गया था। अज़म अपनी खौलन पर काबू ही ना पा रहा था कि उसे क्या देखता, कि वो कैसी लग रही है। खुदा खुदा करके तकरीब खत्म हुई तो वो रस्सा तुड़ाकर भागा, थके थके शिकस्त खुर्दा अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने कमरे तक आया। पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा और अंदर का मंजर देख कर किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गया। और यूं गुर्राते हुए वो उंगलियां चटखाती घबराई शर्माई सी जरताज के सर पे जा पहुंचा। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? निकलो, दफा हो जब यहाँ से। खबरदार, जो मेरे कमरे में कदम रखा। वो कफ उड़ा रहा था, बस नहीं चल रहा था, उसे कत्ल कर दे। उसके सजे सजाए सुंदर रूप पर उसकी नजर ही ना गई। एहसास शिकस्त ने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। उसे हाथ से पकड़ कर खींचते हुए दरवाजे तक लाया और बाहर की तरफ धकेल कर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और इस दर्जा जिल्लत और तौहीन पर जरताज के अंदर आहों और चीखों का तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उससे मुंह पर हाथ जमाकर अपनी चीखों को वो मुश्किल दबाया। सहन में लगे हुए नलके से कितनी देर तक मुँह धोती रही, मगर आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सब हारिस और रिदा की कारस्तानी थी। इन दोनों ने ही उसे उसके कमरे में पहुंचाया था कि जिसके लिए उसने ये रूप सजाया था, वो तो दिल भरकर उसका ये रूप देख ले। फिर तो उसने कई सालों के लिए दूर देश चले जाना था। जरताज तो बिल्कुल भी राजी नहीं थी, मगर वो दोनों किसी न किसी तरह उसे बहला फुसला कर ले ही आए थे। उसकी तो पहले ही सिट्टी गुम थी, और वो जालिम संगदिल इंसान जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर था। तौलिए से मुंह खुश्क करने के बाद वो बोझिल कदमों के साथ नीचे उतर आई, जहां हारिस, रिदा और सोबे ढेरों सवालात नोक जबान पर रोके बैठे थे। मगर उसकी सूजी हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर वो चुप के चुप रह गए। उसके जाने में दो चार दिन ही रह गए थे और वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। जरताज को तो वो निगाह उठाकर देखना तक गवारा ना करता। सुबह जब वो नाश्ते के इंतजार में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तब ऐन उसकी नाक के नीचे चूड़ियां खनक उठी। वो चौंक सा गया। मेहंदी और चूड़ियों से मुज़य्यन हाथ उसके नाश्ते की ट्रे रख रहे थे। उसकी निगाह उसके हाथों से होते हुए सिर्फ गर्दन तक ही गई थी। अम्मा, अम्मा, वो बरहम सा होकर चीखा। मुझे आपके हाथ का नाश्ता चाहिए। नाश्ता मैंने ही बनाया है, अम्मा ने किचन से ही जवाब दिया। नाश्ता रखकर जरताज दबे कदमों जा चुकी थी। सुबह ही सुबह मूड खराब कर दिया हूँ, उसने बेदिली से नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जा बेटा जा, शाबाश, थोड़ी उसकी मदद करवा दे। उसको कहाँ ये सब करना आता है। पैकिंग कर दे, और हाँ देख, किसी पर्ची पर कोई अच्छी सी बात लिख कर उसके कपड़ों की तहों में छुपा देना, समझती है ना? अम्मा बड़े प्यार से उसे पुचकार रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी जा रही थी। अम्मा, मैं नहीं जाती, काट खाने को दौड़ते हैं वो। मुझे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जा, उसकी चीज़ें और कपड़े बैग में रख दे। अम्मा, उसने बेबसी से हाथ मसते अजीब मुश्किल में जान फंस गई थी। वो उसका सामना करना नहीं चाहती थी। उसका हद का मेज़ रवैया उसे आठ आठ आंसू रोने पर मजबूर कर देता। और अम्मा बजिद थी कि वो उसके पास जाए। मजबूरन वो इसके कमरे तक आई। दरवाजे पर दस्तक दी तो हारिस ने उसे अंदर आने को कहा। अज़म कमरे में मौजूद नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो शायद शेव बना रहा था। उसकी अलमारी खुली हुई थी और अटैची भी, जिसमें एक दो जोड़े रखे थे। बाकी सारे के सारे अभी कपड़े वार्डरोब में ही हैंग किए हुए थे। जरताज अंदर आ गई तो हारिस, जो कि टीवी देख रहा था, मनी खेज अंदाज में दीदे घुमाते हुए टीवी बंद करके खामोशी से रफू चक्कर हो गया। जबकि जरताज ने डरते डरते जैसे ही अलमारी में से कपड़ों के हैंगर निकाले, अज़म वॉशरूम से बरामद होकर किसी चील की तरह उस पर झपटा और कपड़े उसे छीनकर बेड पर फेंक दिए। ज्यादा ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं, मैं खुद रख लूंगा अपने कपड़े। क्या समझती हो तुम, उस तरह मुझे अपने दाम में फंसा लोगी? माई फुट, आई हेट यू। मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारा साथ कभी कबूल नहीं करूंगा। नफरत है मुझे तुम्हारे बेढंगे वजूद से, और ये मत समझना कि सारी उम्र तुम्हें तोक बनाकर अपने गले में लटका कर रखूंगा। बहुत जल्द वहां पहुंचते ही तुम्हें आज़ादी का परवाना रवाना कर दूंगा। तुम्हारी किसी हमदर्दी की या ताउन की मुझे कतई ज़रूरत नहीं। जाओ, निकलो मेरे कमरे से, और आइंदा कभी इधर का रुख ना करना। खफ़्फ़त से जरताज का चेहरा फीका पड़ गया। जब्त करते करते उसने अपने होंठ दांतों तले कुचल डाली और अम्मा के सामने आकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? जब मैं इनके काबिल नहीं थी तो क्यों बांधा आपने ये बंधन, और मुझे बार बार उनके पास जलील करवाने के लिए क्यों भेजती हैं? मैं मर जाऊंगी मगर अब उनके सामने नहीं जाऊंगी। उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है, और पत्थर से सर टकराने का क्या फ़ायदा? उन्हें अपनी ज़ात के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। ये सब सुनकर अम्मा भी चुपकी हो रही। फिर सोबी और रिदा ने उसकी तैयारी मुकम्मल की और सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से वो अमेरिका रवाना हो गया।
घर के सब लोग उसके अहबाब और दोस्त उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आ गए थे, मगर ज़रताज ने ये और उसकी कमी को अज़म ने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। 4-5 महीने तक उसे वहाँ एडजस्ट होने में परेशानी हुई। रिहाइश का यूँ मसला रही था कि उसके दोस्त का भाई डॉक्टर फ़हाद 1 साल पेशतर अमेरिका आया था। अज़म उसी के अपार्टमेंट में रिहाइश पज़ीर था। डॉक्टर फ़हाद ख़ासा ज़िंदा दिल और जॉली इंसान था। अज़म जैसे खुश्क बंदे की खुशकी भी उसने थोड़े बहुत अरसे में झाड़ दी थी। अज़म ने तालीम हासिल करने के साथ साथ छोटी मोटी जॉब भी हासिल कर ली। शुरू में उसे टैक्सी भी चलाना पड़ी, पेट्रोल पंप पर भी मुलाजिम हुआ, अखबार भी तकसीम किए। वो सिर्फ 4 घंटे जॉब करता, बाकी उसके पास सिर्फ पढ़ाई के लिए वक्त बचता था। 5वें महीने में उसे एक स्टोर में मुलाजमत मिल गई। ज़्यादा दोस्तियां करने की ना उसे पहले आदत थी, ना ही अब उसका कोई दोस्त था। सुनफे नाजुक से भी उसे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, यही था उसका नस्बुलान। बाकी डॉक्टर फहद उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखता, उसकी हर वक्त अखलाकी और माली मदद के लिए भी तैयार रहता, उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करता। अमेरिका आने के बाद कुछ अरसे बाद जब वो सेट हो गया तो उसे सोचा कि ज़रताज को तलाक के कागजात भिजवा दे। ख्वाह दुम छल्ला लटकाए रखने का क्या फ़ायदा। कागजात की तैयारी में उसने कुछ कार्रवाई भी कर ली, मगर फिर उसे ख्याल आया कि इस अचानक कार्रवाई से अम्मा को कुछ ना हो जाए। वो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, अगर खुदा न खास्ता उन्हें हार्ट अटैक वगैरह हो गया तो। बस यही सोचकर उससे इस कार्रवाई को अपने पाकिस्तान वापस जाने पर मौकूफ़ कर दिया। घर से फ़ोन भी आते थे, ख़त भी लिखे जाते थे, मगर कभी भी घर के किसी फ़र्द ने ज़रताज का जिक्र नहीं किया था। हत्ता कि अम्मा भी जो हर वक्त ज़रताज ज़रताज के गीत गाती रहती थी, वो भी इस मामले में चुप थी। अज़म को तो उससे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने कभी जानने की कोशिश भी ना की। हाँ, बाकी घर के हर फर्द की खैरियत मालूम करता। रिदा, सोबिया, हारिस, फरहान, अम्मा, अब्बा सब से फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू करता, उनके मामूलात पूछता, उन्हें मज़ीद आगे बढ़ने की नसीहतें करता। उसे अमेरिका आए हुए दूसरा साल था। उस अरसे में हारिस BSc कर चुका था, रिदा और सोबिया इंटर में थी और फरहान मैट्रिक का स्टूडेंट था। अब्बा बीमार हो गए थे, दुकान पर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, इसलिए हारिस को मजबूर करते थे कि वो दुकान पर बैठे, जबकि हारिस मुलाजमत करना चाहता था जो उसे मिलकर नहीं दे रही थी। कई बार उसने अज़म से फरमाइश की थी कि वो उसे अमेरिका बुलवा ले, मगर अज़म हर बार हंसकर टाल देता। उसने पहले एक बड़ी रकम जमा करके अब्बा को भेजी, जिसमें अम्मा के जेवरात के पैसे भी थे, और फिर हर माह थोड़ी बहुत बचत करके पाकिस्तान भेजने लगा। यूं रवि चैन लिखता गया। चौथे साल उसे एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। फहद भी उसी हॉस्पिटल में था। अच्छी इनकम होने लगी तो इसने माँ बाप और बहन भाइयों का हक समझते हुए उन्हें अच्छे खासे पैसे भेजना शुरू कर दिए, और 2 साल के अरसे में उसने इतना कुछ भेज दिया कि अब्बा को नए घर को नए सिरे से तामीर करके 3 मंजिला बना लिया था। हारिस एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा था, और सोबिया और रिदा के रिश्ते तय हो गए थे। उसके पाकिस्तान आने पर शादी होना थी, मगर फिलहाल उसका पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं था। अम्मा हमेशा उसे वापस आने का कहती और वो सिर्फ वहाँ कह करके रह जाता, और अम्मा दुखी हो जाती। पता नहीं तेरे माँ बाप कब तक जिंदा रहें, क्या तू उन्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा। आऊँगा अम्मा, जल्द आऊँगा। इस तवील अरसे में डॉक्टर फहद से उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब वो दोनों फुर्सत के लम्हात में मिल बैठते तो फहद अपनी खुश मिजाजी के बायस कई ऐसी बातें कर जाता जिस पर अज़म जैसा खुश्क और रूखा बंदा भी कह कहा लगाने पर मजबूर हो जाता। वैसे भी अब जबकि वो अपने मकासद में कामयाब हो चुका था, तो उसकी ज़ात पर जो संजीदगी का खौल चढ़ा हुआ था वो चटकना शुरू हो गया। अब दुनिया और दुनिया की रंगीनियों को महसूस करने की उसकी हिस्स पूरी तौर पर तो नहीं, मगर कुछ कुछ बेदार हो चुकी थी। उसकी जॉब को तीसरा साल था, वो हार्ट सर्जन था बन चुका था, जब एक दिन फहद ने उससे कहा, यार क्या आपने अपने देश वापस नहीं जाना? जाना है, क्यों नहीं जाना, मगर कब यार? क्या ऐसा नहीं लगता कि हम पैसा कमाने की मशीन बन गए हों, अपने घर वालों से अजीज़ों से दूर बेकार काट रहे हों, और फिर हम में इतना टैलेंट है, अपने शोबे में मुखलिस हैं, तो फिर क्यों हम अपनी कारकर्दगी और खुलूस दूसरे लोगों पर ज़ाया कर रहे हैं? क्या हमारे टैलेंट की, हमारे इलाज की ज़रूरत हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को नहीं? बड़ा जुल्म है यार ये तो। कल मैं सोच रहा था, हम पैदा पाकिस्तान में हुए, हमारी परवरिश पाकिस्तान में हुई, हमें नाम और मर्तबा पाकिस्तान ने दिया, और हम फ़ायदा गैर मुल्कियों को पहुँचा रहे हैं। हमारे अपने लोग इलाज से महरूम है, वहाँ तो पहले ही डॉक्टर्स की कमी है। क्या ये अच्छा ना हो कि हम अपने मुल्क में जाकर अस्पताल खोलें, गरीबों का इलाज मुफ्त करें? सब कुछ दौलत ही तो नहीं होती, इंसान कुछ अपनी आखिरत भी तो सवारे। बस यार, मैंने तो सोच लिया कि मैं अब पाकिस्तान जाऊँगा, अपने लोगों के पास, अपने वतन में। अपनी सरजमीन पर बहुत दौलत हासिल कर ली मैंने, काफ़ी है मेरे लिए ये सब। अब मेरे वतन को मेरी ज़रूरत है। जज्बों की हिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख चमक रहा था, और अज़म पूरी आंखें खोले इस जज्बाती बंदे को देख रहा था, जो लम्हों में फैसला करता था और अपने फैसलों पर अमल दरामद भी करने में देर नहीं करता था। मुस्तकिल रहने के इरादे से तो वो भी अमेरिका नहीं आया था, मगर अभी 2-4 साल मजीद वहाँ रुकना चाहता था। मगर फाहद की जज्बाती तकरीरों ने आखिरकार काम कर दिखाया, और वो दोनों आखिरकार अपने वतन लौट आए।
वो हार्ट सर्जन था, एक कामयाब डॉक्टर। इसके ख़ानदान के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं था। उसके आने पर कई देगे चढ़ाई गई। सारे ख़ानदान वाले जमा थे। वो बड़े फ़ख्र से सर उठाए बैठा था। अम्मा उसकी बलाएं लेते ना थकती थी। बहनें सदके वारी जाती थीं। हारिस और फरहान उसके साथ चिपक कर बैठे हुए थे और अब्बा का चेहरा बेटे की कामयाबी पर जिगर जिगर कर रहा था। बहुत सारे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे ही दुआएं और बहुत सारे दिन ऐसे ही दुआएं और मुबारक बातें समेटे गुजर गए। फहद को उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑफर आई थी, मगर डॉक्टर फहद ने कहा हम खिदमत खल्क का जज्बा लेकर अपने वतन वापस आए, हम दोनों गवर्नमेंट अस्पताल में मुलाजमत करेंगे। सो उसने और फहद ने गवर्नमेंट अस्पताल में मुलाजमत कर ली। इस दौरान अज़म को अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेते हैं, किस तरह रात के अंधेरों में लाखों रुपए दवाओं और गरीबों के इलाज के लिए देकर जाते हैं और अपना नाम तक बताना पसंद नहीं करते। अगर अस्पताल का अमला दयानतदारी से इन रकूम का इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान में कोई आदमी इलाज मुआवजे से महरूम ना रहे। और बाज़ डॉक्टर्स भी इतने पुरखुलूस और अच्छे थे कि उनके जज्बे को देखकर हैरत होती थी, जैसे कि डॉक्टर उस्मान, जो कि एक बारिश डॉक्टर थे। आज़म तो सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रोफेशन से मुंसलिक इंसान इतना दवेसिफ भी हो सकता है, इज्जो इंकसारी का ऐसा पैकर भी हो सकता है। ये आज़म की खुशकिस्मती थी कि उसे हमेशा ऐसी सोहबत मिली जिसने उसके अंदर की इंसानियत को ज़िंदा कर दिया, उसके अंदर के तकब्बुर और गरूर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर दिया। उनके समझाने का अंदाज़ इतना मौसर था कि इंसान का दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता जाता। आप कितनी भी तरक्की कर ले, कोई भी मनसब हासिल करने, आप अल्लाह ताला के बंदे ही रहेंगे, खुदा नहीं बन जाएंगे। बंदे और अल्लाह ताला का ताल्लुक भी कभी ख़त्म नहीं होता। अव्वल आखिर हम अल्लाह के बंदे हैं। इंसान का काम इज्जत इंकसारी करना और अजिज़ की इंतहाई हालत है। बंदे की कमतर तरीन हालत सजदा है। माथा भी खाक पर है, नाक भी और ज़बान पर है। सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह की ज़ात सबसे आला। बेज़ाहिर कमतर तरीन पोजीशन, मगर देखा जाए और समझा जाए तो यही सजदा हमें बंदगी के आला तरीन मनसब पर पहुंचा देता है। तो मेरे बच्चों, नमाज़ पढ़ा करो बाकायदगी के साथ। नमाज फ़र्ज़ इबादत है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया। आज़म डॉक्टर उस्मान को एडलाइज़ करने लगा था, चुनाचा वो उनके जैसी खूबियाँ अपने अंदर भी पैदा करना चाहता था। उसने नमाज की पाबंदी की कोशिशें शुरू कर दी। सुबह सुबह फजर की नमाज के लिए जब वो उठता था और नमाज के से फारिग होने के बाद वो टेरेस पर आकर खड़ा हो जाता। मशरिक से उभरता हुआ नारंगी गोला, चिड़ियों का चहचहाना, आसमान की वसतों में फैलती हुई नारंगी किरणें उसके अंदर गुदास सा पैदा कर देती। वो मबहूत सा होकर मंजर तकता रहता। उससे पहले कभी भी उससे इन मनाजिर की खूबसूरती को महसूस ही नहीं किया था। उन दिनों उनके अस्पताल में मेडिकल कॉलेज से फारिग होने वाली लड़कियां हाउस जॉब के लिए आ रही थी। वो डॉक्टर फहद के साथ राहदारी से गुजर रहा था जब डॉक्टर फहद उसके कान के पास मुंह लाकर गुनगुनाया था, हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। आज़म ने उसे घूर कर देखा। फहद ने आंख से सामने इशारा किया और सामने काउंटर पर खड़ी है डॉक्टर को देखकर आज़म एकदम ही चौंक सा गया। ये तो शायद नहीं, मगर उसे शक सा हुआ। वो खूबसूरत दराज कद नाजुक सी लड़की जिसके लाइट ब्राउन बालों की लंबी और घनी चोटी उसकी कमर तक झूल रही थी, वो जरताज तो नहीं हो सकती थी। भला वो कूड़ मक्सी लड़की डॉक्टर कैसे बन सकती है? और अगर ऐसा होता तो अम्मा तो ज़रूर जिक्र करती, यकीनन ये कोई और ही है। उस पर नजरें जमाए जमाए आज़म ने सोचा। सफ़ेद ओवरऑल पहने वो अपनी साथी डॉक्टर से महवे गुफ्तगू थी। उन दोनों की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने फ़ौरन से पेशतर बड़े से सफ़ेद दुपट्टे से सर ढक लिया। उसकी महवियत को महसूस करके फहद ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए कहा, यार वापस आ जाओ। वैसे है ना एवन फहद, अपना प्रोफेशन देखो, ये सी छोरी हरकतें। आज़म ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। क्या है प्रोफेशन? डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ? क्या दिल नहीं है मेरे पास? हिस्से लतीफ़ तो रखता हूँ, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ तो कर सकता हूँ। वो भी एक नंबर का ढीठ था। करीब से गुजरने पर दोनों ने मुश्तरका सलाम किया और हवा के नरम झोंके की तरह से उनके पास से गुजर गई। हक हा, फहद ने ठंडी आ बड़ी खामखाही इतने साल फरंगनों के मुल्क में ज़ाया किए। ज़्यादा ही ओवर नहीं हो रहे हो? उसके कंधे पर हाथ मारते हुए आज़म बोला। वैसे यार ये तो मजाक था, सोचने की बात यह है कि हमने इतना साल अपना करियर बनाने में सर्व कर दिया, अब अपनी ज़िंदगी पर भी तवज्जो देना चाहिए। तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो संजीदगी से सोच रहा हूँ कि कोई भी भली सी लड़की देकर शादी कर लूँ। वो इस वक्त अस्पताल की इमारत से बाहर निकल आए थे और लॉन में उगी हुई नम घास पर चल रहे थे। फहद के तवज्जो दिलाने पर उसके अंदर भी एक खूबसूरत और मन चाहे साथी की तमन्ना जाग उठी। तब उसे याद आया कि 7 साल पहले उसका निकाह जरताज से हुआ था। वो जरताज जो उसकी चिढ़ थी, उसके बारे में सोचते उसका हलक तक कड़वा हो गया। उसका फैसला भी एक दिन करना था, इसके लिए वो किसी मुनासिब मौके की के इंतज़ार में था। फिलहाल तो वो उसे घर में कहीं भी नहीं नजर आई थी। या तो वो अपने वालिद के पास जा चुकी थी या फिर उसके घर में दाखिल होते ही कहीं छुप जाती थी।
और उसे देखने की खोजने की उसे ख्वाहिश भी नहीं थी। ज़बरदस्त शौक तो उसे उस वक्त लगा जब डॉक्टर रिजवी ने उसी लड़की को डॉक्टर जरताज कहकर मुखातिब किया। हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या वाकई ये वही जरताज थी, वो बेढंगे हुलिये वाली, मुंह फाड़कर रोने वाली, रोटी के ऊपर अचार रखकर खाने वाली जरताज, डॉक्टर जरताज? आज उसके सामने डॉक्टर जरताज की शक्ल में उजले शफाफ सफ़ेद लिबास और उसके लिबास में और उसके हाथ इंतहाई नफासत से तरशे हुए नाखून, सफ़ेद मोमी हाथ जो उसकी फाइल पर धरे थे, और वो उसका घोंसला सा सर, अब उजली शफाफ मांग घुटनों तक पहुंचती, लाइट ब्राउन बालों की चोटी और लाइट ब्राउन जहानत से चमकती हुई रोशन आंखें। कितनी ही देर तक वो यकीन और बेयकीनी की कैफियत में रहा। और फिर सबसे बड़ी बात, जरताज का रवैया, वो तो बिल्कुल अनजान बनी हुई थी। शनासाई की कोई हल्की सी रमक भी उसकी आंखों में नहीं थी। अस्पताल में रोज़ ही सामना हो जाता, मगर उसके रवैये से कभी भी ये जाहिर नहीं होता था कि वो उसका कज़न है। वो दोनों किसी अजनबी की तरह एक दूसरे के सामने आते थे। सीनियर होने की वजह से वो उसकी इज्जत करती थी। इज्जत तो वो फहद की भी करती थी, मगर फहद था कि उस पर लट्टू हुए जा रहा था। समझो ना चाहते हुए भी उस पर गुस्सा आ जाता। गुस्सा तो उसे जरताज पर भी बेतरहा था, जो माश के आटे की तरह ऐंठ गई थी। उसके लिए तो बाइसे फ़ख्र थी ये बात कि वो अज़म की कज़न थी, और ना सिर्फ कज़न बल्कि मनकूहा भी। बेनियाजी की हद थी कि उसने अपनी किसी शादी को भी नहीं बताया था कि अज़म से उसका कितना करीबी रिश्ता है। फिर वो क्यों खुद को उससे मुतारिफ करवाए? वो कोई उससे जान पहचान करने के लिए मरा थोड़ी जा रहा था। हाँ, अम्मा से उससे ज़रूर शिकवा किया। अम्मा, आपने अपनी भांजी के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। क्या क्या नहीं बताया? सब्जी बनाते हाथ लम्हा भर को रुक गए। यही कि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और डॉक्टर बन गई है। तुमने कभी पूछा तुम्हें उसकी ज़ात से दिलचस्पी ही क्या थी? वो कुछ भी करती फिरे, मगर अम्मा वो तो इतनी कुंज़हन और डल होती थी। ना बच्चे, वो कुंज़हन नहीं थी, बचपन से ही बहुत ज़हीन थी, बस तवज्जो नहीं देती थी। फिर तेरे अल्फाज, तेरा रवैया उसके लिए चैलेंज बन गया। तो तू यही तो था जब उससे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, मगर तुझे खबर ना हुई। तू पूछता था ना कि मैं इसका सबसे ज़्यादा ख्याल क्यों रखती हूँ। बेटा, तो हर अच्छे अमल का सिला एक दिन सामने ज़रूर आता है। मैं तुम लोगों की बेहतरी के लिए उसे अवलियत देती थी। मुझे पता था मेरा रब मेरी नेकी का सिला मेरी औलाद को ज़रूर देगा। और देख लो तुम लोग कैसा फल फूल रहे हो। बेटा, अल्लाह ताला चाहे छोटे छोटे गुनाहों को दरगुजर कर भी दे, मगर छोटी सी छोटी नेकी को कभी रायगा नहीं करता। कभी ना कभी उसका फल मिल ही जाता है। मेरे सारे बच्चे जो इतने नेक और फर्माबरदार हैं, बुराइयों से बचे हुए हैं, और मेरी बच्चियों को जो इतने अच्छे रिश्ते मिल गए हैं, ये सब उसी का नतीजा है। हाँ, बस एक गलती हो गई मुझसे। शादी तो दो दिलों के राजी व रज़ा होने का नाम है। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, तुम्हारे सर पर उसे थोपने की कोशिश की, सिर्फ इस वजह से कि मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन नज़र आता था, और मैं उसके लिए तुम्हारे जैसा ही साथी चाहती थी। जरी ने वो सारी बातें बता दी थी जो तुमने उससे कही। तो बेटा, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। तुम जहाँ चाहोगे तुम्हारी शादी वहीं होगी, और जब तुम चाहो जरताज को इस बंधन से आज़ाद कर दो। आखिर में अम्मा के लहजे में दुख सा उतर आया, और वो खुद भी कुछ मुस्तरिब सा हो गया, और अपना ये इज़्तिराब खुद उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो खुद दिल से चाहता था कि जल्द से जल्द जरताज को तलाक देकर अपने गले से ये तोक उतार फेंके, मगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर फाहद की दिलचस्पी दिन ब दिन जरताज में बढ़ती जा रही थी। अज़म का कोफ्त के मारे बुरा हाल था। अब तो फहद जरताज से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर लेता था। वो जरताज से अपना ताल्लुक जाहिर करना चाहता था, मगर मैं उसे ऐसा करने नहीं देती थी। फिर आखिरकार एक दिन डॉक्टर उस्मान की बसीरत अफरोज तकरीर ने उसकी इस मय का भी खात्मा कर दिया। उन दिनों एक खातून बाईपास के लिए अस्पताल में एडमिट थी। ऑपरेशन के बाद भी वो खातून होश में नहीं आई। खासी तशवीशनाक सूरत हाल थी। डॉक्टर उस्मान पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, इस खातून के होश में आने की दुआएं मांगते रहे। सुबह 6 बजे खातून को होश आ गया। डॉक्टर उस्मान ने सजदे शुक्र अदा किया। इसी खुशी में दूसरे दिन उन्होंने तमाम स्टाफ को एक छोटी सी पार्टी दी। फर्शी नशिस्त पर वो तमाम लोग स्नैक्स और कॉफ़ी से लुत्फानंदोज हुए थे, होते हुए हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर उस्मान बता रहे थे, एक ज़माना था कि मुझे अपने आप पर बड़ा घमंड, बड़ा नाज था। मेरा हर ऑपरेशन कामयाब होता था। मेरे अंदर मैं की गर्दान शुरू हो गई। तकब्बुर का नशा पूरे तौर पर मुझ पे हावी था। बस फिर क्या था, अल्लाह ताला को मुझे हिदायत देना थी कि एक बिल्कुल मामूली सा केस, ऐसा शख्स जिसको कभी हार्ट अटैक भी नहीं हुआ था, उसका मैंने ऑपरेशन किया, और वो बंदा पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया। ये पहला धचका था। फिर उसके बाद दोबारा फिर ऐसा ही हुआ। मेरी साख को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा, बल्कि लोग मुझे इल्ज़ाम देने लगे कि मैं जानबूझकर अपनी लापरवाही से एक नॉर्मल ऑपरेशन भी सही नहीं कर पाता था। मैंने खुद अपना मुहासिबा किया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये मैं कुछ नहीं होती, बस तू असल चीज़ है। हमारा वजूद किसी काबिल नहीं जब तक वो ज़ात मेहरबान ना हो। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह अगर ना चाहे तो हम एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते। उसके बाद मैंने पूरी रात जाग कर अल्लाह ताला की
इबादत की, अपने गुनाहों की गफलत की, माफ़ियाँ मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया और मेरे अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया कि इंतहाई सीरियस ऑपरेशन अल्लाह ताला के हुक्म से कामयाब हो गया। और अब जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती, मैं अपने अल्लाह से रुजू करता हूँ। वो सबसे बड़ा कारसाज और मददगार है। पता नहीं जिसे अल्लाह मिल जाए वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन जाता है। बास खुशनसीब वो होते हैं ऐसे कि जिन पर अल्लाह ताला खुद ही मेहरबान हो जाता है, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह को पाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, अपना आप मारना पड़ता है, अपने नफ्स पे कोड़े बरसाने पड़ते हैं। जब तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कोई ऐसा हो कि तुम उसे पसपा कर सकते हो और उसे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा दिल बेचैन हो रहा हो, मद्दे मुकाबिल तुम्हें गालियाँ दे रहा हो, हत्ता कि तुम्हारे मुंह पर थूक भी दे और तुम्हारा दिल चाहे कि तुम उसका गला दबा दो, चीर फाड़ कर रख दो। ऐसे में अगर तुम सिर्फ उसे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, और ना सिर्फ माफ़ कर दो बल्कि खुद उससे माजरत कर लो कि शायद कसूर मेरा ही था, ऐसा कहते हुए तुम्हारा दिल खून हो जाएगा, और ये दिल का खून हो जाना ही कुर्बत इलाही की निशानी है। कभी ऐसा मरहला आए तो अल्लाह से मांग कर देखना कैसा नवाजता है ऐसे वक्त में अल्लाह ताला। तो मेरे बच्चों, अपने अंदर से मैं का खात्मा बेहद ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, सिला तो अल्लाह ताला देते हैं हर वक्त हर पल। हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। उसका शुक्र अदा करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे सर पर आसमान और पैरों तले ज़मीन है। वो सभी दम साधे डॉक्टर उस्मान की बसीरत अफरोज़ बातें सुन रहे थे। उनका लहजा इतना गुदाज था कि कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। खुद अज़म ने अपना एहतसाब किया तो मालूम हुआ उसके अंदर तो मैं की गर्दान काफ़ी अरसे से है और ज़ोर शोर से जारी। अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो क्या वो डॉक्टर बन सकता था? नहीं, हरगिज़ नहीं। आज वो जिस मुकाम पर था सिर्फ अल्लाह के फ़ज़ल और मेहरबानी थी। उसने तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की थी। माँ की नेकियों के सिले में उसे अल्लाह ताला ने इस मनसिब पर पहुंचाया था, और वो किस तरह अल्लाह की नवाजिश और मेहरबानी को फ़कत अपनी तगदो का नतीजा समझ रहा था, और दूसरे लोगों को किस तरह कमतर महसूस करता रहा था, खासतौर पर जरताज। उस वक्त जब डॉक्टर फहद उसे बताया कि वो जल्द ही अपने वालिदा को जरताज के घर भेजेगा, तो उसने खासा तब कर कहा, ख्वामखा ही उसके पीछे पड़ गए। हो सकता है वो पहले से इंगेज हो या उसका निकाह हो चुका हो। लो, ख्वामखा ही फात खासा बुरा मान गया। बदफाले तो मुंह से ना निकालो, अगर ऐसी कोई बात होती तो सबको पता चल जाता। अच्छा, जो भी है तुम उसका पीछा छोड़ दो। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो जिनजलास आ गया। तकलीफ मुझे यूं है कि वो मेरी कज़न है, और ना सिर्फ कज़न है बल्कि हमारा निकाह भी हो चुका है। डॉक्टर फहद बेहोश होते होते रह गया। डॉक्टर जरताज तुम्हारी मनकूहा है? नहीं यार, तुम मजाक कर रहे हो, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कहो तो लिख के दे दूं? उसके यकीन ना करने पर वो चिढ़ गया। यार, बड़े कमीने हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया? मैं पता नहीं क्या ओल फोल बकता रहता था, अगर बता देते तो कभी इसकी तरफ आंख उठाकर बिना देखता। उसने खासी शर्मिंदगी से कहा। एक तो वो खुद इतना मसरूफ था कि घर में सिर्फ सोने के लिए ही जाता था। बाज दफ़ा तो रात भी अस्पताल में गुजारना पड़ती। जितना वक्त वो घर में मौजूद होता, जरताज जाने किस कोने खुदरे में छुपी रहती। वो उसे अगर ढूंढने की कोशिश भी करता तो नाकाम हो जाता। हाँ, रिदा और सोबिया की शादी में जब उसने घर पर ज़्यादा वक्त गुजारा तो सरताज से भी कई बार सामना हुआ, मगर उसने कभी अज़म को काबिल इतना ना जाना। उसके सामने से किसी अजनबी की तरह गुजर जाती। हारिस, फरहान, अब्बा और अम्मा के सारे काम सर अंजाम देती, मगर उसे कभी पानी तक पिलाने की जहमत गवारा नहीं की थी। एक वक्त था वो खुद भी तो यही चाहता था, उसके हाथ से ली हुई कोई चीज़ खाना नहीं चाहता था, मगर अब उसकी बेतवज्जी उसे परेशान करके रख दिया था। मेहंदी वगैरह की तकरीब में जब जरताज और दूसरी लड़कियां हल्ला गुल्ला कर रही होती, गाने गाती, और हारिस भी उनके साथ सुर में सुर मिलाता। ऐसे में अगर अज़म इंजॉय करने के लिए इस महफिल में आ जाता तो वो सब उसके एहतराम में खामोश हो जाते। इस तरह जैसे उन सबको साफ सूख गया हो। अज़म का दिल चाहता वो उसके सामने भी हंसे, खिलखिलाए और गाने गाएं। अपने मुंह से कहते उसे झिझक महसूस होती, इसलिए वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ जाता। रिदा और सोबिया रुखसत होकर चली गईं। घर में खामोशी सी दर आई। वो दोनों अज़म की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। अगर वो अगर वो आधी रात को भी आता तो कोई ना कोई बहन जाग रही होती जो उसे खाना गर्म करके देती। सुबह नाश्ता भी वही बना कर देती। अम्मा तो अपने घुटनों के दर्द की वजह से लाचार हो गई थी। रिदा और सोबे के जाने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी अज़म को ही हुई थी। सुबह नाश्ता तो मिल जाता, काम वाली कमरा भी साफ कर जाती, कपड़े भी प्रेस किए हुए मिल जाते, मगर जब वो रात को देर से घर आता तो अक्सर ही भूखा सो जाता। गेट की चाबी उसके पास भी होती थी। अक्सर ही उसे आते आते 1 डेढ़ बज जाता। अगर इसमें हिम्मत होती तो खाना गर्म करके खा लेता, वरना भूखा ही सो जाता। उस दिन भी वो सिर्फ नाश्ता करके गया था। मसरूफियत की बिना पर भी दोपहर में सिर्फ एक सैंडविच खाया था, और घर आते आते 12:30 बज के। एक तो थकन, फिर भूख, बहुत ही अबतर हालत हो रही थी उसकी। मुंह हाथ धोने के बाद उसने किचन का रुख किया। खिलाफ मामूल किचन की लाइट ऑन थी, और अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। जिस वक्त उसने किचन की चौखट पर कदम रखा, जरताज छोटी टेबल के सामने बैठे हारिस के आगे गरम गरम बिरयानी की प्लेट रख रही थी। आजम का दिल जलकर खाक हो गया। यानी बीवी मेरी और खातिरदारियां हारिस की जाती हैं। मैं ठंडा और बासी खाना खाकर सो जाता हूँ, और वो
निचला होंठ दांतों में तले दबाकर उसने खुद को कुछ भी तलख बोलने से रोका और अंदर आ गया। इस दौरान हारिस की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। अरे भाईजान, आप आए ना, खाना खा ले, बड़ी मज़ेदार बिरयानी है और आपको तो भूख भी लग रही होगी। हारिस ने खड़े होकर उसे कुर्सी पेश की। अज़म तने हुए चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। हारिस अपनी प्लेट उसके आगे रखते हुए ज़रताज से बोला, मेरे लिए और चावल गर्म कर दो। उसने चुपचाप बर्नर चलाया और खाना गर्म करने लगी। अज़म को भूख इतनी शदीद लग रही थी कि उसने फ़ौरन ही खाना शुरू कर दिया, जबकि ज़रताज इसी खामोशी से हारिस के आगे खाना रखकर किचन से बाहर चली गई। खाने के बाद अज़म को चाय की तलब हो रही थी। हारिस ने अपने और उसके लिए चाय बनाई। ज़रताज ने तो पलट कर खबर ही ना ली। बस उस दिन के बाद से अज़म उसकी हर बात नोट करने लगा। सुबह ही सुबह वो अब्बा, हारिस और फरहान को नाश्ता कराती, उनके जूते मोजे तैयार रखती, कपड़े प्रेस करके उनके हाथों में पकड़ाती, साथ साथ नोक झोंक भी जारी रहती और वो अपनी सारी तैयारी खुद करता। जब कमरे से बाहर आता तो तख्त पर नाश्ता तैयार रखा होता, वही दही, बॉयल अंडा, स्लाइस मक्खन और एक कप दूध, एक ही रूटीन। कभी उसे उसकी पसंद पूछने की तौफीक ना हुई। अम्मा वहीं तख्त पर मौजूद होती, उसे सही से नाश्ता करने की तलकीन करते हुए कमरे में होता तो हारिस और फरहान की आवाज़ें उसके कानों में पड़ती रहती। बाजी, मुझे अच्छा सा पराठा बना दो, जरी प्लीज़, मेरे लिए कीमा भी भून देना, और हाँ, एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय। ये और उसी किस्म की दूसरी फरमाइश है। जब वो उन बातों पर गौर करने लगा तो करने की आदत खुद ब खुद पड़ गई। ज़रा सा एहसास नहीं है मेरा, चीज़ें उठा उठा कर पटकता, झिंझलाता, तनतनाता हुआ अम्मा के सर पर जा खड़ा होता। अम्मा, मेरे मोजे नहीं मिल रहे, कमरा गद से हटा हुआ है, या रात को भी ठंडा खाना खाकर सोया था, और परसों रात तो खाना खाया ही नहीं, भूखा रह रहकर कमज़ोर हो रहा हूँ। मेरा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। सुबह एक ही जैसा नाश्ता कर करके दिल उब गया है। वो बच्चों की तरह बसूर रहा था। अम्मा ने बड़ी बेचारगी के साथ उसे देखा। बच्चे, क्या करूँ, ये घुटने का दर्द खड़ा ही नहीं होने देता, वरना मैं क्या कुछ ना करती तेरे लिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उफ़, वो शर्मिंदा सा हो गया। अम्मा, आपकी कोई उम्र है ये सब करने की? फिर कौन करेगा? सरताज का नाम लबों तक आते आते रह गया। वो होंठ भींच कर रह गया। अम्मा भी जानबूझकर अनजान बन गई। ये उनकी भी एक ही जिद थी, जब तक वो खुद अपने मुंह से ना कहेगा वो कुछ भी नहीं करेगी। आखिर को वो भी उसकी माँ थी। वैसे तो उसे फरागत कम ही नसीब होती थी, मगर जुम्मा वाले दिन इत्तेफाक से उसे घर में रहने का मौका मिल गया। और ये भी इत्तेफाक था, सरताज भी घर पर थी। शाम का वक्त था। अम्मा नीचे लाउंज में सोफे पर बैठी थी, वही उनके घुटनों पे हाथ रखे कारपेट पर बैठी। सरताज धीमी आवाज में उससे बातें करी थी। तभी अज़म के कमरे से धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब काफ़ी देर तक चीज़ों की उट्टा पट्टा खत्म ना हुई तो अम्मा ने वहीं से बैठे बैठे आवाज़ दी, क्या बात है अज़म, क्या ढूंढ रहे हो? कमरे से निकलकर वो ग्रिल के पास आकर खड़ा हुआ। अम्मा, एक फ़ाइल गुम हो गई थी, वो ढूंढ रहा था। सारा कमरा उल्टा हो गया, किसी से कहीं समेट दे। और किसी कौन था ये अम्मा बखूबी जानती थी। जा बेटा, जाकर देख कमरे का क्या हशर किया है। अम्मा, मैं वो बड़बड़ाई, बुरी बात है बेटा, आखिर को तुम। अम्मा प्लीज़। उसका गुरेज देखकर अज़म नीचे आ गया। उस पर नज़र डाले बगैर ज़रताज तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। अम्मा कमरे में जाकर सबसे पहले कमरा लॉक किया और फिर अतराफ का जायज़ा लिया। कमरे को पूरा कबाड़ खाना बनाकर गए थे। मौसूफ बेड की चादर, तकिए, कंबल और वार्डरोब के कपड़े, सारी चीज़ें ज़मीन बोझ थी। उसने सबसे पहले बेड पर चादर बिछाई, तकिया रखे, फिर कुशन समेटे, कंबल तय किया, फिर कपड़े तय कर अलमारी में रखते हुए अचानक उसे 7 साल पहले का वो मंजर याद आ गया, जब अज़म ने उसके हाथ से कपड़े छीन कर फेंक दिए थे। अज़म के उस दिन के रवैये ने उसे कितना तड़पाया था। कितने ही दिनों तक वो रोती रही और उसने अहद किया था कि वो अज़म के पास कभी नहीं जाएगी, मगर इस दिल का क्या करती जिस पे पहरे बिठाते बिठाते वो अधमुई हो गई थी। दूसरी तरफ चंद मिनटों बाद ही अज़म ऊपर आ गया। दरवाज़ा धकेल कर अंदर आना चाहा तो लॉक ने उसका मुंह चिढ़ाया, बुरी तरह से खोल कर रह गया। जोर से 2-4 हाथ दरवाजे पर मारे। ज़रताज उछल कर रह गई। बादल नखास्ता दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाजे को धक्का देकर वो जूं ही अंदर दाखिल हुआ, ज़रताज ने कतराकर बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। अज़म का पारा एकदम हाई हो गया। उसने उसे कलाई से दबोचकर अंदर खींचा और बेड पर पटक दिया। ज़रताज हरासा हो गई। उसके रेशमी बाल जो हल्के से जूड़े की शक्ल में थे खुलकर बेड पर फैल गए। आसमानी चादर गोया सोना सा बिखर गया। अज़म मदहोश हो गया। वो कोहनियों के बल जरा सा ऊपर होकर खौफजदा नज़रों से अज़म को देखने लगी। क्यों दूर भागती हो मुझसे? इतना क्यों कतराती हो? इतना ज़्यादा? मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ। बेड पर दोनों हाथ उसके अतराफ में रखकर झुकते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा गया। उसकी शर्ट से उड़ती खुशबू ज़रताज के भी हवास छीने लिए जा रही थी, मगर उससे बहुत जल्द खुद पर काबू पा लिया। उसे दोनों हाथों से परे धकेलते हुए वो उठकर बैठ गई। किसने कहा कि आप मेरे शौहर हैं? सारी दुनिया कहती है। वो उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए उसने इत्मीनान से कहा था। दिल के कहने से क्या होता है? आपने तो इस रिश्ते को तस्लीम नहीं किया था। आपने तो अमेरिका पहुंचते ही मुझे तलाक भिजवाना थी। क्या हुई वो सारी बातें? वो हकीर, जिल्लत, वो तौहीन, लम्हा भर में वो सारे मंजर ज़रताज की आंखों के सामने
आ गए तो उसका दिल भर आया। आप तो कहते थे कि आप मर जाएंगे मगर मेरा साथ कबूल ना करेंगे। अज़म नादिम सा हो गया। उन सब बातों को भूल जाओ ज़रताज। सारी ज़िंदगी उसने ज़रताज ने पहली सारी ज़िंदगी में ज़रताज ने पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुना था। आज से पहले अपना नाम कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। उसके लहजे की हिलावत और चाहत ने उसके नाम को और खूबसूरती अता की थी कि ज़रताज के सारे गिले शिकवे जाते रहे मगर कमज़ोर सा एहतजाज तो करना ही था। क्यों भूल जाऊँ उन बातों को? वो बातें तो मेरे दिल पे नक्श हैं। प्लीज़ ज़री मेरी बात समझो ना। उस वक्त मेरा दिमाग ख़राब था। मुझे अपने आप पर बहुत नाज था। मैं खुद को बड़ी तोप चीज़ समझता था। और अब क्या हुआ? अब ये कि मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और तुम भी अल्लाह की बंदी, हिसाब बराबर, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर फिर उसके बाल खींचे। और उन तमाम बातों के लिए जिनसे तुम्हारे दिल को रंज हुआ उसके लिए सॉरी। क्या आपके इस तरह सॉरी कहने से आपके अल्फाज ने जो घाव डाले हैं क्या वो मिट जाएंगे? उससे दूर होते ज़रताज ने उसे घूरते पूछा। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या नाक रगड़ूं तुम्हारे आगे या हाथ बांधकर खड़ा हो जाऊं कि देवी जी माफ़ कर दें? उसने चबा चबा कर कहा था। ज़रताज के माथे पर भी बल पड़ गया। उसे गुस्से से घूरते हुए वो एक झटके से खड़ी हुई तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर उसकी कलाई फिर अज़म के हाथ में थी। इतना नखरा क्यों दिखा रही हो? अभी अम्मा से जाकर कहता हूँ कि कल ही रुखसती करवा दें। फिर तो जाए ना। कहें अम्मा से मुझ पर क्या रोक डाल रहे हैं? एक झटके से हाथ छुड़वाकर वो कमरे से निकल भागी। वो भी बाहर निकल आया। ज़रताज आखिरी सीढ़ी पर खड़ी अपनी बेतरतीब धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ अज़म ने विक्ट्री का निशान बनाया। ज़रताज ने सुर्ख होकर सर खुजाना शुरू कर दिया। अज़म ज़ोर से हंस पड़ा। फितरत कभी नहीं बदल सकती मगर अब उसका अपना जहन तब्दील हो चुका था। इसलिए उसे घिन नहीं आई थी बल्कि उसे ये हरकत भी महबूब की एक अदा ही लगी थी। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये नावल कैसा लगा और आप कौन सा नावल सुनना और पढ़ना चाहते हैं। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपने दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।